नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 NCERT पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। जैसा कि चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, यानी कि व्हाट इज गवर्नमेंट। इसी को समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर में सरकार क्या है और सरकार जो है किस तरह से कार्य करती है। सरकार के टोटल 3 स्तर हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, राज्य स्तर यानी कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इन्हीं तीनों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में उन सभी को देखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सरकार क्या है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज गवर्नमेंट। आगे पढ़ते हैं कि आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इन सब में क्या अंतर है। जैसा कि ये कुछ मतलब कि ऐसा पेपर से एक पेपर में जो मुख्य जो हेडिंग जो रहती है, जो लिखी हुई रहती है, उसी का एक कटिंग है और लिखा हुआ है यहाँ पर कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। दूसरा, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दी गई। प्याज की दर में उछाल आया, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार तय करेगी। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। तो ये जो सरकारें जो ये अलग अलग तरीके जो प्रावधान है, जैसा कि लिखा गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए, ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा गया है आपकी रक्षा, कामगारों के अधिकारों की रक्षा, प्याज के दामों में उछाल, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 जजों की 5 और न्यायाधीश की नियुक्ति, सरकार 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करना। तो इन सब चीजें जो होती है हमारे देश में, इन सब के लिए सरकार क्या कार्य करती है या फिर क्या प्रावधान या फिर क्या विकल्प निकालती है, उन्हीं सबको समझने का और जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए अलग अलग स्कीम, अलग अलग पॉलिसी चलाती है, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके और सरकार की जो योजना है हर एक तक पहुंच सके। करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं, ठीक है, पोस्टल सर्विस। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह है सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है कि शायद आपको यह जानकर अचरज होगा, ध्यान दीजिएगा, कि शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को कर पाने के पीछे क्या क्या प्रमुख कारण है या फिर क्या क्या तथ्य हैं जो सरकार को इन सब चीजों को पूरा करने के लिए मदद करती है। उन्हीं सब चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरकार के अंग है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो सरकार के क्या है, अंग है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम और इंडियन रेलवे। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि देश की सीमा के अंदर में मौजूद सभी लोगों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, वो नियम सभी को मान्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के द्वारा वो क्या, सरकार के द्वारा वो बाध्य होता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे मामले होते हैं जो सरकार जबरदस्ती थोप रही है या फिर ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं, ये जो सरकार जो है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की कुछ ऐसी योजना या फिर ऐसी पहल जो लोगों के हित में नहीं है, तो लोग उसका खुलकर विरोध भी करते हैं, ठीक है। सरकार के स्तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका प्रश्न एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी।
दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया। पहला स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा केंद्र स्तर। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर, ये राष्ट्रीय स्तर ही केंद्र स्तर पर है। स्थानीय स्तर का मतलब है कि गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे कि हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के कामों के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, जिसमें अभी वर्तमान में हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 स्टेट है और 8 क्या है, यूटी है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये एग्जाम में आप इन दोनों का, ठीक है, स्टेट, उसके बाद आप कैपिटल, ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए सीएम और गवर्नर, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, स्टेट कैपिटल किस एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर सीएम, या फिर वहां के गवर्नर कौन है। ठीक है, बिल्कुल याद इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मैप के बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। ये भी फिर से एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, आप मानचित्र बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। पॉलिटिकल ये आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी या फिर कोई भी सब्जेक्ट है तो भारत का संबंध उससे जुड़ा ही जाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन राज्य कहाँ पर है, ठीक है, कितने राज्यों से जुड़ा है या फिर घिरा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। ठीक है, उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है ना, लाइसेंस इस बात की पुष्टि होती है कि आपका जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर है और आप जो है गाड़ी चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, इसीलिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, ध्यान दीजिएगा कि सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो भी वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या फिर उसकी जाति के आधार पर किसी नौकरी में नहीं लिया गया हो, इन दोनों का संबंध आपका फंडामेंटल राइट से है, यानी कि फंडामेंटल राइट से है। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार से है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था आपका बीपीएससी के एग्जाम में कि मौलिक जो अधिकार है किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया, यानी कि अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं अभी, तो टोटल अभी फंडामेंटल राइट्स जो है वह 6 हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग में 7 था, एक को रिमूव कर दिया गया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट्स का मैं प्रॉपर वीडियो बना दिया हूं, आप प्लीज उसे जाकर के देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है या फिर जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है और क्या कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्या सही हो रहा है या फिर क्या गलत हो रहा है। सरकार के प्रकार, ठीक है, सरकार 3 स्तरीय रूप में कार्य करती है। पहला स्थानीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कौन सी सरकार है। भारत में सरकार जो वो लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। ठीक है, चुनाव का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 324 से है, यानी किसे कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का संबंध किस आर्टिकल से है, तो यह है आपका आर्टिकल नंबर 324। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। एक दूसरी तरफ की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होती है उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के ही समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों को सफाई देनी पड़ती है। लेकिन लोकतंत्र में सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है, राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है, आगे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी या निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण बताइए। दूसरा प्रश्न है कि आपके यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, इसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी। नीचे दिए गए कथनों पर जो गलतियां हैं उसे सुधार कीजिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। संपूर्ण ताकत नहीं होती कि ये जो ताकत होती है लोगों के पास होती है, अपने वोट के माध्यम से वो करते हैं। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं, राजतंत्र में लोग प्रश्न उठा नहीं सकते, बल्कि लोकतंत्र में लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक चित्र दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस चित्र में मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ठीक है, 1 वोट 1 राइट, ठीक है ना, एक वोट एक अधिकार। ग्रामीण मतदान केंद्र का यह एक दृश्य है। ठीक है ना, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे मैंने इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। नेशनल वोटर्स डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। यही वजह कि 25 जनवरी का दिन रखा गया और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही क्या है, एक शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर ही क्या करते हैं, सरकार का या फिर किसी राज्य में या फिर किसी देश में नेता का चुनाव करते हैं, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और यही निर्णय लेने के बाद आजकल तो कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। वयस्क नागरिकों का कहने का तात्पर्य है कि वोटिंग जो एज था वो पहले 21 वर्ष था, इसको घटा करके अभी कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इसे जो वोटिंग एज है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। लेकिन हमारे देश में जब देश आजाद हुआ इसके ऊपर में भी काफी बातें छिड़ी। ठीक है, और ये कहा जाने लगा कि क्या महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार देना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हो रहा है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, तो यह अधिकार केवल पुरुषों को ही क्यों, ठीक है, महिलाओं को क्यों नहीं, या फिर निम्न वर्ग के लोगों को क्यों नहीं, या फिर जो रोजगार करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो गरीब है, उन्हें यह अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए। ठीक है, तो सभी को वोट देने का अधिकार हमारे देश में, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सभी को दिया गया। ठीक है, इसमें किसी को भी नजरअंदाज या फिर बेदखल नहीं किया गया। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके, ये आजादी से पहले की बात हो रही है या फिर किसी और देश के बारे में बात किया जा रहा है, और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह होता था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। लेकिन आज वास्तविक में ऐसा नहीं है, बल्कि आज में हमारे देश में पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे वो किसी भी विभाग से हो या फिर किसी भी ओहदे से हो, सभी को वोट देने का पूरा अधिकार है। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से गुलाम था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, यंग इंडिया मैगजीन नामक पत्रिका किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है।
तो ये कथन आपका एग्जाम में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रस्तुत कथन किसका है। तो प्रस्तुत जो कथन है वो महात्मा गांधी का है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कथन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है जहाँ पे महिलाओं ने अपने वोटिंग अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया और वो विद्रोह जो है आगे चल करके सफल हुआ और वोटिंग का जो अधिकार है वो महिलाओं को भी आगे चल करके मिला। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है, आवाज उठानी पड़ी है, ठीक है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए यानी वोटिंग के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध जो कि शुरू हुआ आपका 1914 में और खत्म हुआ आपका 1918 में, ठीक है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सफ्रेज मूवमेंट क्या है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है या फिर कौन सा उत्तर गलत है। तो सफ्रेज मूवमेंट का अर्थ होता है कि महिलाओं को वोट देने के अधिकार से है, ठीक है, महिला मताधिकार आंदोलन से है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे। यहाँ पे किस युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ बात किया जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे, क्योंकि बहुत सारे पुरुष उस समय युद्ध में क्या थे, घायल थे, जख्मी थे, जिसकी वजह से वहां पे पुरुषों की कमी पड़ने लगी। यही वजह है कि वहां पे औरतों को बुलाया गया, महिलाओं को बुलाया गया, ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए। जब महिलाओं ने, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना ली थी। रूढ़िबद्ध धारणाएं मतलब पक्की धारणाएं बना ली थी, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। रूढ़िबद्ध धारणाएं ऐसी धारणाएं होती हैं जिसके बारे में आप पक्का विचार बना लेते हैं कि ये हमेशा झूठ ही बोलता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, यह एकदम आलसी लड़का है, ठीक है, ये कुछ काम नहीं कर सकेगा या फिर कर पाएगा। तो पक्की अवधारणा बना लेना ही क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती है, ठीक है। क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, ताकि महिलाएं भी ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा और महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। नेक्स्ट का जो कोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये वाला कोटेशन, ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, यानी कि जब हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, और जबकि इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला, यानी कि ठीक 8 साल बाद 1928 में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट हुई थी, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश किया था किसने, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखें। 1920 में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं आपका असहयोग आंदोलन। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो वह है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। तो यहाँ से इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया, ठीक है। अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920, पहले अमेरिका उसके बाद इंग्लैंड, ठीक है, ठीक है, अमेरिका में 1920 और जबकि इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का जो अधिकार है वो 1928 यानी कि ठीक 8 साल बाद मिला। और हमारे देश में वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला, 1947 से ही, जब हमारा देश आजाद हुआ तभी से, ठीक है। ये चीज अब ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ तालिका दिया हुआ है कि पृष्ठ 33 और 34 और मानचित्र को देखो, वे भारत के राज्यों और कितने राज्य हैं वर्तमान में हमारे देश में, तो टोटल 28 है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो 8 है। और जिलों को दर्शाते हैं, सबसे ज्यादा जिला किस राज्य में है, यह भी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने राज्य हैं, कितने कितने जिले हैं, तो टोटल 75 जिले हैं। मानचित्र और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाइए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो भारत के टोटल 8 पड़ोसी देश हैं। अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम, केंद्र शासित राज्य मैंने बताई थी 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम, अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्गों के नाम, ठीक है ना, नेशनल हाईवे 30, NH 31, 32, 10, इन सब चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाइए, ठीक है।
क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार किस स्तर से संबंधित है और उनके आगे निशान लगाइए। तो इसे देखने का प्रयास करते हैं कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, तो क्या यह स्थानीय सरकार तय करेगी? नहीं। क्या राज्य सरकार तय करेगी? यहाँ बात किया जा रहा है भारत सरकार रूस, यानी भारत एक देश है, रूस भी एक देश है, देश का देश से संबंध बनाने के बारे में बात हो रहा है। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा ये राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय स्तर पर हो जाएगा। इसका आंसर ना ही स्थानीय होगा और ना ही आपका राज्य स्तर पर होगा, बल्कि होगा राष्ट्रीय। अगला क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो ये पश्चिम बंगाल एक राज्य है और राज्य के बारे में अपने ही बोर्ड के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये स्थानीय सरकार नहीं होगा बल्कि ये राज्य सरकार हो जाएगा, राष्ट्र से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगला, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा कि पेट्रोलियम लिखा हुआ था, रेलवे लिखा हुआ था, तो ये जो सारी चीजें हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर आती है। इसका संबंध ना ही स्थानीय से होता है ना ही राज्य से होता है, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। तो गांव में एक गांव के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि स्थानीय स्थानीय क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय, इसका आंसर राज्य भी नहीं होगा और राष्ट्रीय भी नहीं होगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, ये तय कौन करेगा? बिहार सरकार, क्योंकि बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। ठीक है, तो ये राज्य स्तरीय हो गया, तो स्थानीय नहीं होगा, राज्य होगा और राष्ट्रीय भी नहीं होगा। अगला, हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। तो ये सरकार कौन सी सरकार तय कर रही है? राज्य सरकार तय कर रही है, तो स्थानीय सरकार नहीं होगा, राज्य सरकार सही हो जाएगा और आपका राष्ट्रीय स्तर गलत हो जाएगा। अगला, 1,000 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय। तो ये निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा, ये केंद्र राज्य सरकार भी नहीं ले सकती है और ना ही यह स्थानीय सरकार ले सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारा जो सरकार है वो 3 स्तरीय सरकार है, जो कि आपका 3 स्तर पे कार्य करती है, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, राज्य सरकार हो और राष्ट्रीय स्तर हो। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किसका उत्तर क्या होगा और क्या उत्तर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा जो टॉपिक है, आखिर में सरकार क्या है, सरकार किस तरह से काम करती है, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राजतंत्रीय सरकार के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो और हमने स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और आपका केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा या फिर क्या उत्तर नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका में वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1920 में मिला। और वहीं इंग्लैंड में यानी कि कब मिला? तो इंग्लैंड में मिला ठीक 8 साल बाद, यानी कि 1928 में। हमारे देश में कब मिला? तो हमारे देश में मिला आपका 1947 से ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नए टॉपिक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।